हेलो। आज हम केमिकल काइनेटिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 12th बोर्ड का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन एकदम लड़ना ही लड़ना है बाबू। ठीक है, जो गेस किया गया है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा है द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ए में इंक्रीजेज विथ टाइम, डिक्रीजेज विथ टाइम, में इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम, रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। ठीक है, 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे? तो देखो, तुम केमिकल काइनेटिक में पढ़ा होगा कि रेट बराबर के ए के पावर एन, जहां एन होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऐसे तो रेट इक्वेशन में ऑर्डर जो होता है कंसंट्रेशन के पावर का जोड़ होता है। मान लिया तुमको ए से बी जा रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा तो ए का कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। ए का कंसंट्रेशन घटेगा और बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ए का कंसंट्रेशन घटेगा और बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो आप जैसे सोचो कि रेट बराबर के ए के पावर एन है, ए का कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो बताओ रेट क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे टाइम पास होगा तो ए का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। जब रिएक्शन ए से बी होगा तो ए घटेगा, बी बढ़ेगा। रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो अब जैसे ही ए का कंसंट्रेशन, इसको एक्टिव मास भी कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन को, तो ये घटेगा तो रेट घटेगा। तो कौन आंसर हुआ? रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विथ टाइम। इंक्रीजेज विथ टाइम, ये तो नहीं हुआ। डिक्रीजेज विथ टाइम, तो कौन आंसर हो गया? बी। यहां पर तुम्हारा हो गया बी। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन बाबू, दूसरा करा है द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स डिपेंड्स अपॉन। अभी तुमको बताए थे कि यहां देखो, अभी देखो रेट बराबर क्या था? के अगर ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तो रेट बराबर क्या होता था? के ए के पावर एन, के ए के पावर एन। ए जो है ना, इसको कंसंट्रेशन ऑफ ए कहते हैं, सॉरी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ए को क्या कहा जाता है? ए जो है इज कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन, मोलर concentration of A, which is also known as A, which is also known as active mass। which is also known as active mass। उसको क्या कहते हैं बाबू? एक्टिव मास। तो बताओ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, बताओ एक्टिव मास। तो कौन आंसर हो गया? बोलो डी। तुम्हारा डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। अब बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो अभी तुमको बोले थे, फिर वही कहानी, ए से अगर बी जा रहा है, इसको रिएक्टेंट कहते हैं और इसको प्रोडक्ट कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट, और इसको प्रोडक्ट। अब बताओ, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा तो ए का अब एक्टिव मास कहेंगे,
अभी बताए थे मोलर कंसंट्रेशन को क्या कहा जाता है, एक्टिव मास। ठीक है, तो एक एक्टिव मास क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा वो, द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट बराबर के ए के पावर एन, के ए के पावर एन। समझ में आया। अब बताओ, अभी बताए थे कि अगर इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट, क्या कहा जाता है, रेट कांस्टेंट, जो सिर्फ डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान रखना, के जो है इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट, जो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। अब तुम सोचो बाबू कि अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। अब यहां से और चीज सोचो कि रेट ऑफ रिएक्शन के बात पर डिपेंड किया, एक टेम्परेचर पर। कैसे, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। और दूसरा किस पर डिपेंड किया था, मोलर कंसंट्रेशन, इसको कंसंट्रेशन भी लोग कहते हैं। ठीक है, तो मोलर कंसंट्रेशन पर किया तो देखो, तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही है। दूसरा टेम्परेचर भी सही है। फिर देखो कैटलिस्ट पर भी डिपेंड करता है। कैसे, इसका अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम खींचना चाहें तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम खींचना चाहें बाबू तो ऐसा होता है, यहां से ए है। अब मान लीजिए कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बी है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये तुम्हारा हुआ पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब देखो कि अगर मान ले जाए कि ए है, ए से बी जाना है बाबू, मतलब अब तुम सोचो कि ऐसे फिजिक्स से इसको हम समझाते हैं। फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी किसके टर्म में होता है बताओ, mgh के टर्म में। तो ऐसे समझेगा कि ऊपर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, माने पहाड़ का ऊंचाई बढ़ रहा है। तो अब बताओ, जैसे ही ये अनकैटेलाइज्ड हुआ, अनकैटेलाइज्ड मैंने कैटलिस्ट नन डाले हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब इसमें कैटलिस्ट डालते हैं तो देखो क्या हो जाता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया। देखो पहले ये था, रुको कलर चेंज करते हैं, रुको। अच्छा, अब बताओ ये एक्टिवेशन एनर्जी घट गया, अब एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गया। ठीक है, तो अब बताओ ये कैटलाइज्ड हुआ, कैटलाइज्ड। अब तुम ही बताओ, कोई आदमी ई पहाड़ पर तेजी से चलेगा कि इस पर पहाड़ पर तेजी से चलेगा, तो ऑब्वियस है कि नीचे वाला पहाड़ पर तेजी से चलेगा। तो जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी घटता है, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है ना। और एक्टिवेशन एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, यहां पर कैटलिस्ट पर। कैटलिस्ट डालने पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाता है, घट जाता है। कैटलिस्ट डालने पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, घट जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी घटने से बताओ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ठीक, वही था बाबू। तो यहां पर बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा टेम्परेचर, अभी बताए थे ना कि रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, और तीसरा कैटलिस्ट। कहने का मतलब बाबू बताओ, तीनों आंसर हो गया, तो तीनों आंसर हो गया, तो इसमें कौन हो जाएगा बताओ,
इसमें कौन आंसर होगा? कौन आंसर होगा? ऑल ऑफ दिच। इसमें कौन आंसर हो गया? ऑल ऑफ दिच। क्लियर हो गया? ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड किया? बोलता नहीं है। कौन कौन किस पर डिपेंड किया? पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, के डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर। ठीक है। कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगा तब रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, जो अभी हम बताए हैं। इधर देखो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? घट जाने से रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। क्लियर? आगे बाबू देखते हैं। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड। बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अभी नहीं बताए थे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन घटता है जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है। काहे? सेम वही कहानी। ए से बी जा रहा है तो रेट किस पर डिपेंड किया था? के ए के पावर एन। अब बताओ कि अगर जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा तो ए का कंसंट्रेशन घटेगा, तो ए का कंसंट्रेशन घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। तो कौन आंसर हो गया? बी। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या कर? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी ना बताए थे बाबू कि अगर ए से बी जा रहा है, सब वही कहानी है। तो रेट जो था बराबर के ए के पावर एन। अभी ये इसको क्या कहे थे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जिसको मोलर कंसंट्रेशन, इसको एक्टिव मास भी बोलते हैं। तो बताओ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। तो कौन आंसर हो गया? बी। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक। तो क्या है देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विथ पासेज ऑफ टाइम। सही है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज। वही बात। ठीक है कि जैसे जैसे टाइम पास होगा तो ध्यान देना क्या कर रहा है कि कंसंट्रेशन जो है किसका? रिएक्टेंट का डिक्रीज करेगा, जिससे रेट डिक्रीज करेगा। सही है। तो कौन आंसर हो गया? ए। ठीक है। चलो आगे। अभी विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सही है? तो मोलकुलरिटी इज द सम ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सही है। समझ गया? इस सम ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक जो रे आरडीएस होता है, रेट एलिमेंट्री स्टेप, माने एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट डिटरमाइनिंग एलिमेंट्री स्टेप। ठीक है। जो सिंगल स्टेप है। ठीक है। तो उसके लिए बाबू मोलकुलरिटी जो होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर, और जो कोई भी रिएक्शन है, मान लिया ए से बी जा रहा है, ओवरऑल है, समझो अच्छे से। तो अगर ए से बी गया तो ये फास्ट है। तो फास्ट वाला जो रिएक्शन होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है, जो स्लो वाला होता है वो होता है। अब वही अगर बी से सी गया, यहाँ ऐसे कर दो बाबू, थोड़ा सा ए से सी कर देते हैं। हाँ, सी गया, अभी स्लो है। क्या है? स्लो। तो यही तुम्हारा आरडीएस होगा। तो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी मान लिया रहा है, मान लीजिए 102 से गुना कर दिए, जो भी ऐसा, तो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर इसका मोलकुलरिटी कितना हो जाएगा? तो ये वाला हो जाएगा 2, ये नहीं रहता तो 1। ठीक है। वही। ठीक है। मोलकुलरिटी इज दी सम ऑफ, अगर मान लिया जाए कि 2 रिएक्टेंट होता, तो 2 रिएक्टेंट होगा तो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जोड़ हो जाएगा। अच्छा, बी क्या कर रहा है? तो ऐसा ही हो गया। बी क्या कर रहा है? ऑल कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। नहीं, जो इफेक्टिव कोलिजन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट बनने के लिए 2 फैक्टर काम करता है, एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर और दूसरा यही कौन? इफेक्टिव कोलिजन। तो ये इसमें जो ऑल कोलिजन नहीं, जो इफेक्टिव कोलिजन होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, वो लीड करेगा किसका? प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। इफेक्टिव कहता तो सही हो जाता, ऑल कह दिया, सारा नहीं।
इफेक्टिव कॉलिजन ही क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो गलत हो गया। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अंडरगो केमिकल चेंज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिएंटेशन ड्यूरिंग कॉलिजन। तो कहना कि प्रोडक्ट बनने के लिए एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए और दूसरा इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए। दोनों फैक्टर होगा तब ही ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें सिर्फ कर रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिएंटेशन ड्यूरिंग, भी गलत हो गया। रेट कांस्टेंट आर नॉट डिटरमाइंड फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन। एक आर्हेनियस इक्वेशन होता है वो देखो, के बराबर ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो रेट कांस्टेंट ही तो आर्हेनियस इक्वेशन से डिटरमाइन होता है। यही कह रहा है कि रेट कांस्टेंट आर नॉट डिटरमाइंड फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन, ये और गलत हो गया। आर्हेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करने का ही इक्वेशन है, जो कि गलत हो गया। तो कौन हो गया आंसर बाबू, ए। ठीक है, अगला विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक, तो कह रहा है ऑर्डर और मोलिकुलरिटी आर सेम। नहीं, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जनरली नहीं होता है लेकिन हो भी सकता है। जैसे अगर तुमको ऑर्डर और मोलिकुलरिटी समझना है तो उसको अच्छे से बताते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि कोई भी लड़का है, वो 3 भाई आईआईटी का एग्जाम दे रहा है। के भाई आईआईटी का एग्जाम दे रहा है 3 गो। तो बताओ एग्जामिनेशन में के गो भाग लिया, 3 गो। तो ये मोलिकुलरिटी 3 हो गया। मोलिकुलरिटी के गो हो गया, 3 गो। अब इसमें बाबू मात्र एक ही लड़का आईआईटी क्वालिफाई किया, तो ये तुम्हारा ऑर्डर हो गया जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ मोलिकुलरिटी 3 हो गया, ऑर्डर कितना हो गया, 2। ऑर्डर कितना हो गया, एक को ना कंप्लीट किया। अगर 2 को कंप्लीट किया तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। मोलिकुलरिटी हमेशा 3 रहेगा, ऑर्डर 2। ठीक है, तो यहाँ बताओ ऑर्डर मोलिकुलरिटी सेम हुआ, यहाँ पर ऑर्डर मोलिकुलरिटी इस केस में सेम हुआ था नहीं। ठीक है, अगर तीनों कंप्लीट कर गया तो ऑर्डर मोलिकुलरिटी दोनों सेम हो गया। वही करें, ऑर्डर मोलिकुलरिटी सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऑर्डर तुम्हारा फ्रैक्शन में भी होता है, निगेटिव भी होता है, मोलिकुलरिटी हमेशा होल नंबर होता है। ठीक है, तो ये गलत तो यही हो गया, गलत पकड़ना था, यही निकल गया। ठीक है, इग्रामा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है, अभी तुमको बताए थे कि ऑर्डर जो होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, वो परीक्षा में देगा, रिजल्ट आएगा, कॉपी चेक होगा उसके बाद ही। ठीक है, इट इज द सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखो जैसे मान लिया जाए बाबू, अगर रेट लॉ है तो के ए के पावर 1 है, बी के पावर 2 है, तो ऑर्डर बराबर 1 + 2 बराबर 3। ठीक है, तो यही रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन का पावर होता है, मोलर कंसंट्रेशन का पावर या एक्टिव मास का जो पावर होता है, उसका सम जो होता है ऑर्डर होता है। ये भी सही है, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन सही है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शन, गलत। ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, तो गलत पकड़ना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इन करे, हाँ, तो आंसर कौन हो गया, सी। ठीक है, फिर कहता है देयर इज नो नेसेसरली एक कनेक्शन बिटवीन ऑर्डर एंड स्टोइचियोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शन। ये भी सही है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ऑर्डर को कोई मतलब नहीं है। जैसे मान ले जाए तुमको कोई कहेगा कि ए है प्लस बी है, ये बना है सी, तो यह स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ऑर्डर को कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन में इसके कंसंट्रेशन का जो पावर होगा उससे मतलब होता है। यही कह रहा है कि कनेक्शन नहीं है, नॉट नेसेसरली कनेक्शन, तो सही तो कह रहा है कि कोई कनेक्शन नहीं होता इसके हाँ, वही अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, ध्यान रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में मोलिकुलरिटी और ऑर्डर दोनों सेम होता है। अब सवाल उठता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहते हैं,
तो ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होता है उसको क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक, चलो अगला बाबू। Which of the following is a statement for the order of reaction is incorrect? Order of reaction is whole number। अभी ना बताए, इनकरेक्ट पकड़ना, यही हो गया। अभी बताया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, फिर है तो यही गलत पकड़ा गया बाबू। आगे करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। हाँ, इट मे बी होल नंबर और फ्रैक्शन। ध्यान रखना, मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन नहीं होता है। आदमी 3 को काट के एग्जाम में बैठेगा। अभी नहीं बताया आईटी के एग्जाम में 3 को आदमी बैठ रहा था, तो ऑर्डर कितना, मोलिकुलरिटी कितना हुआ? 3। रिजल्ट हुआ 1 होके, तो ऑर्डर कितना हो गया? 1। तो मोलिकुलरिटी काट के, तो यही तुम्हारा गलत हो गया, तुम्हारा रॉन्ग पकड़ना था, तो यही गलत हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो इसी के साथ बाबू हम लोग अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर अगले दिन। ठीक है, थैंक यू, वेलकम।